हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। 12 नवंबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों को हर मंथ का रिवीजन लेकर चलना है, तो सितंबर मंथ का रिवीजन अभी हम लोग कर रहे हैं। जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए मैं स्पेशल सेशन जो है करंट अफेयर के वो लाना शुरू कर दूंगा। देखिए, पढ़ाई के दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन यदि आपके जीवन में होता है तो उसे आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ऐसी कोई भी जगह आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य से भटका दे। याद रखना, मैं आज जो आप लोगों को बात बता रहा हूं ये काफी प्रीसियस है, कीमती है। जीवन में यदि सफल होंगे तो 10 लोग आपको पूछेंगे, यदि असफल रहे तो कोई भी व्यक्ति आपको पूछने वाला नहीं है। ये भी नहीं पूछेगा कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो सफलता के जो है वो पैमाने निश्चित करने पड़ते हैं समाज के सामने, तभी जाकर एक इज्जत जो है, हम लोग कहते हैं कि रेपुटेशन, वो मिलती है। तो जीवन में कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना है, हमेशा अपनी नजर लक्ष्य पर बनाए रखनी है। तो चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और क्या आप लोग क्विज को अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं करते? डेली आप लोगों को क्विज को अटेम्प्ट करना है। चलिए, न्यूज ऑफ द डे को हम लोग कवर करते हैं। रिसेंटली आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एनएसए लेवल की एक समिट ऑर्गेनाइज करवाई गई थी ऑन अफगानिस्तान, और इसका रिसेंटली अपोज किया था पाकिस्तान और चाइना ने। जबकि इनवाइट किया गया था दोनों कंट्रीज को, लेकिन फिर भी इस डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने इससे किनारा कर लिया। एनएसए इस मीटिंग के अध्यक्ष थे, मतलब अजीत डोभाल जो थे वो इस समिट के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये जो समिट है जो कि दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाई गई है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज इलीगल ऑक्यूपेशन अलोंग बॉर्डर एरियाज। चाइना का आप लोगों को पता है कि बॉर्डर एरिया पर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। भारत जो है वो हमेशा अपनी नजर रखता है बॉर्डर पर, जिसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। रिसेंटली पेंटागन की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि चाइना कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है बिटवीन बॉर्डर इंडिया एंड चाइना। लेकिन रिसेंटली भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यह साबित किया गया कि चाइना जो है वो एक्टिव है बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन अब भारत जो है उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी चाइना एक्शन लेगा भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और इसीलिए ये कहा गया है कि इंडिया हैज नाइदर एक्सेप्टेड चाइना इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स टेरिटरी नॉर हैज इट एक्सेप्टेड अनजस्टिफाइड चाइनीज क्लेम। तो चाइना अनजस्टिफाइड क्लेम करता है कुछ एरियाज को, भारत इसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंह तोड़ इसका जवाब देगा। चलिए, अगली खबर बहुत ही बेहतरीन है। इकोनॉमी के लिए हम लोग 3 सेक्टर्स को पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर हम लोग उन चीजों को पढ़ते हैं जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं टू सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे एग्रीकल्चर को हम लोग रखते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। हमेशा एक ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है कि सबसे फर्स्ट रैंक पर रखा जाता है सर्विस सेक्टर को, उसके बाद रखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग को, और थर्ड नंबर पर आता है कृषि क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अब जो है कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर को काफी ग्रोथ मिली है, और अब ये पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। फर्स्ट पोजीशन पर सर्विस सेक्टर बना हुआ है 45% के साथ में। फिर अब जो है वो एग्रीकल्चर थर्ड नंबर से सेकंड नंबर पर आ चुका है, और सेकंड पोजीशन पर यानी कि थर्ड पोजीशन पर आ चुका है कौन सा? मैन्युफैक्चर सेक्टर। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 10% इंक्रीमेंट के साथ यानी कि एक्सीड करेगी, ये बताया गया है नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो है एग्रीकल्चर की। और एग्रीकल्चर के अंदर खरीफ और जो रबी की फसलें होती हैं वो अब जो है वो रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है, और इसी से ही इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। बहुत ही बेहतरीन खबर है। अ फॉर्मर पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर जस्ट वॉन वन ऑफ इंडिया टॉप सिविलियन ऑनर
यानी कि इनको पद्मश्री रिसेंटली दिया गया है और इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नाम देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं काजी साजिद अली जाहिर। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि रिसेंटली भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से पाकिस्तान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। लेकिन सम्मानित करने का कारण देख लीजिए, भारत ने अपने अथक प्रयासों से बांग्लादेश को आजाद करवाया था पाकिस्तान से, और उसी ब्रेवरी के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान जो है इसको अपोज किया और बांग्लादेश का इन्होंने साथ दिया इसको फ्री करवाने में, और इसीलिए इनको ये पद्मश्री जो है वो भारत की तरफ से दिया गया है। तो आप लोग इनका नाम जो है वो जरूर याद रखना। चलिए 12 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। भारत के नए नौसेना प्रमुख जो हैं वो कौन बने हैं? तो आर हरि कुमार जो हैं वो नौसेना के नए प्रमुख बनने वाले हैं। ये रिप्लेस करेंगे करमवीर सिंह को और 30 नवंबर को ये अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो नए नेवल चीफ जो हैं वो आर हरि कुमार बनने वाले हैं। और आपको पता है कि इससे पहले ये पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर रह चुके हैं और 30 नवंबर को अपना पद संभालने वाले हैं। रिप्लेस किसको करेंगे? करमवीर सिंह जी को ये रिप्लेस करने वाले हैं। इंडियन नेवी की बात करें तो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। नेवी के जो चीफ हैं वो अब बन जाएंगे आर हरि कुमार। मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई जाती है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आईएनएस करंज, आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखा करो। एक तो है प्रोजेक्ट 75 और एक है 75I। तो आई जहां पर लग रहा है इसका मींस निकाला जाएगा इंडिया, या फिर आप लोग एक नाम और ध्यान रख सकते हैं इंडिजीनियस। तो प्रोजेक्ट 75I की बात की जाएगी तो 6 सबमरीन जो हैं वो भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप की जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी जो है, जो कि कन्वेंशनल टाइप है। कन्वेंशनल से मेरा मतलब है कि यहां पर डीजल ऑपरेटेड सबमरीन्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। और ये जो है इसकी चौथी पनडुब्बी रिसेंटली वेला को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो वेला जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब टोटल 2 जो और हैं उनको अब रिमेनिंग लॉन्च करना बाकी है। तो दोनों प्रोजेक्ट को आप लोगों को याद रखना है। देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन जो है वो किस रेलवे स्टेशन से चली है? इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही बेहतरीन ये इनिशिएटिव है। इसमें देखिए कि ये जो ट्रेन है वो सफदरगंज रेलवे स्टेशन शुरू हुई है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। यहां से ये ट्रेन चलेगी, फिर जाएगी अयोध्या, अयोध्या से फिर जाएगी वाराणसी। इसका एक रूट जो है वो नेपाल के अंदर है, लेकिन वापस से फिर ये ट्रेन जो है वो रिटर्न आती है वाराणसी के अंदर, फिर जाएगी ये प्रयाग में, फिर है चित्रकूट। नासिक में आप लोगों को पता है कि नासिक से ही रावण ने सीता का हरण किया था। नासिक से ही हरण किया गया था सीता का। और उसके बाद में फिर हम्पी, फिर जाएगी रामेश्वरम और श्रीलंका के दर्शन करते हुए, यानी कि वहां पर एक रामायण सर्किट को कंप्लीट करते हुए वापस से फिर ये दिल्ली के सफदरगंज पर आकर रुक जाएगी। तो ये जो है वो ट्रेन शुरू हो चुकी है और 17 नवंबर को ये सर्किट कंप्लीट करेगी। तो लगभग 10 से 12 दिन का ये टोटल टूर रहने वाला है। तो श्री रामायण एक्सप्रेस जो है ये अब शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो भारत की पहली ये रामायण सर्किट ट्रेन है जो कि 7 नवंबर को सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हो भी चुकी है। और अगले 17 दिन में ये प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए उन ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन करवाएगी जिनके सपने जो हैं वो भारतीय अपने मन में संजोते हैं। चलिए भारत के अंदर पहला क्या हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। कंट्रीज फर्स्ट इग्लू कैफे जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित किया गया था। कंट्रीज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक, यानी कि दिव्यांग के लिए जो क्लिनिक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर ध्यान रखना। भारत के अंदर पहला क्या हुआ आप लोगों को पता है, वनडे एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंडीगढ़ के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया था। भारत की पहली वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अर्चिता वी ओलेट्टे को बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए,
इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर ओपन किया गया। भारत का पहला फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप को बनाया गया है त्रिपुरा के द्वारा। देखिए बेसिकली बैट जो बनाए जाते हैं वो वीलो लकड़ी से बनाए जाते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई जाती है, लेकिन त्रिपुरा के द्वारा ये स्टंप्स और बैट जो है इसको निर्मित किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि बैम्बू जो है, बैम्बू ये पहले ग्रास की कैटेगरी में आता था, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार इसको प्लांट की कैटेगरी में रखा गया और प्लांट की कैटेगरी में रखने के बाद ही किसानों को अब बैम्बू की खेती करने पर एग्रीकल्चर जो लोन है वो प्रोवाइड होता है। लेकिन यदि ग्रास की कैटेगरी में रहता तो वो लोन प्रोवाइड नहीं होता, अब जो है वो लोन इजीली प्रोवाइड होता है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले इसको प्लांट की कैटेगरी में रखा गया था और अब जो है त्रिपुरा के द्वारा अब बैटों का निर्माण यहां पे किया जाएगा, लेकिन सभी जितने भी प्रोटोकॉल जो हैं वो इसमें फॉलो किए जाएंगे। प्रोटोकॉल्स का मींस है कि जितने भी प्रिफर्ड डायमीटर्स हैं बैट को बनाने के लिए या स्टंप्स को बनाने के लिए वो यहां पर प्रिफर किए जाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज है, रिसेंटली आपको पता होगा कि कश्मीर के वीलो बैट जो है इनको भी जीआई टैग दिया गया था, ये भी आप लोग जरूर याद रखना। त्रिपुरा की यदि हम लोग बात करें तो त्रिपुरा का मीन्स ही होता है कि जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। तो यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 21 जनवरी 1972 को। अगरतला इसकी कैपिटल है। बिप्लब कुमार देव जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। और त्रिपुरा दो स्टेट से टच करता है, एक तो है आसाम और एक है मिजोरम। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बताया था, पूछा भी था कि कई बार नेबरिंग स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आसाम का एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाया था जो कि एग्जाम में आया हुआ था कि आसाम जो है वो कितने कंट्री की बाउंड्री को टच करता है। एक कंट्री को टच करता है त्रिपुरा और वो कौन सा है, बांग्लादेश है। स्टेट एनिमल है फेरीज लीफ वानार और इसके साथ में स्टेट ट्री जो है वो है अगार का। स्टेट बर्ड आप लोग देख सकते हैं फेरी ब्लू बर्ड है और त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न होता है, लेकिन उसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है वो 2020 के लिए दिए गए हैं, 2021 में याद रखना, गलती मत कर देना, इसमें 7 लोगों को ये दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको दिया जाता है। तो टोटल 141 पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, दिए गए हैं। तो 7 जो हैं इसमें पद्म विभूषण हैं, 16 पद्म भूषण हैं, 118 पद्मश्री हैं। और किन व्यक्तियों को दिए गए हैं, शिंजो आबे इन पब्लिक अफेयर्स जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के, एसपी बाला सुब्रमण्यम और इनको मरणोपरांत दिया गया है, सिंगर थे ये। सुदर्शन साहू, कई कलाकार जो हैं, कई कलाकृतियां इनकी आप लोगों ने देखी होगी। नरेंद्र सिंह कपानी, साइंस के क्षेत्र में इन्होंने कई आविष्कार किए हैं। मुझे आप लोग क्या बता सकते हैं कि इनको किस चीज का फादर कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी को किस चीज का फादर कहा जाता है? ठीक है, चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं बी.एम. हेगड़े यानी कि मोनप्पा हेगड़े जो है कर्नाटक से इनका संबंध था, डॉक्टर थे ये और कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि दिल का यानी कि हृदय का जो इलाज करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट ये थे। फिर देखिए मौलाना वहीउद्दीन खान जो हैं वो इस्लामिक स्कॉलर, तो इंडियन इस्लामिक स्कॉलर थे, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। और बीबी लार आप लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स में कई बार पढ़ा होगा, ये अब ये क्या करते हैं कि खोज करते हैं, नई नई खोजें जो है वो इनके द्वारा की जाती हैं। चलिए पहला वैश्विक हैकाथॉन जो है वो हार्बिजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किसने आयोजित किया है? तो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा एक नया हैकाथॉन जो है उसको आयोजन किया गया है। कारण क्या है कि आरबीआई ये चाहता है कि जो भी डिजिटल पेमेंट होते हैं उन डिजिटल पेमेंट्स को कैसे सिक्योर किया जाए, इनको कैसे सेफ रखा जाए और कस्टमर को कोई भी तकलीफ ना हो डिजिटल पेमेंट करने में। इसके लिए ही हैकाथॉन का आयोजन किया गया है जिसका नाम है हर्बिंगर। यहां पर ये वर्ड जो है वो आप लोग जरूर इसमें याद रखना। अब इसमें क्या होगा कि जिसने सबसे बेहतरीन यहाँ पे सजेशन दिया है, कोई ऐप डेवलप करके दी है, तो उसके लिए 40 लाख रुपए का यहाँ पर प्राइज है और जो रनर अप रहेगा उसके लिए 20 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा।
ठीक है, तो थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। स्मार्ट डिजिटल पेमेंट जो है वो इसकी थीम रही है। तो समाधान यानी कि जितने भी सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढने के लिए डिजिटल भुगतान के लिए, उसके लिए ये हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। ये सारा मैंने जो है वो आप लोग को बता दिया है। विजेता को 40 लाख और उप विजेता को 20 लाख यहाँ पर दिए जाएंगे। आरबीआई जो है वो सभी कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। एस्टैब्लिश किया गया था अप्रैल फूल बनाकर, मतलब 1 अप्रैल 1935 को, और ये रेगुलेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934। ईयर याद रखना, एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। करंट इसके अंदर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। महेश कुमार जैन हैं, फिर माइकल पात्रा हैं, एम राजेश्वर राव हैं और टी रविशंकर जो हैं वो 4 गवर्नर आरबीआई के अंदर हैं। देखिए, मेरे द्वारा जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उसमें कई बार स्टैटिक जीके इतना ज्यादा हो जाता है कि आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन करंट अफेयर जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये याद नहीं होगा। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग इसको रिवाइज किया करो। 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का निधन हो गया है? तो तारक सिन्हा जो हैं इनका निधन हो गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार बेसिकली टीचर्स को दिया जाता है, मतलब जो कोचेस रहते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इन्होंने कई बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं इनको ट्रेंड किया है, जैसे मनोज प्रभाकर हैं, अजय शर्मा हैं, रवन लांबा हैं, अतुल वासन हैं, सुरेंद्र खन्ना हैं, संजीव शर्मा, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा। तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों को इन्होंने क्या किया है, ट्रेंड किया है। शिखर धवन है, ऋषभ पंत जैसे क्रिकेटरों को क्या किया है, प्रशिक्षित किया है। तो इसीलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोचेस को दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्षर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। सबसे पहला पुरस्कार 1985 में दिया गया था, लास्ट 2020 में, और अब तक 129 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। अगला देखिए, बहुत ही बेहतरीन यहां पर एक अधिनियम बनाया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। वो है औद्योगिक संबंधी नियम 2021, और ये श्रमिकों के अधिकारों को, राइट्स को यहां पर रक्षा करने के लिए, इसके साथ में ही आप लोगों ने एक स्कीम का नाम सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ देने के लिए भी इस नियम के अंदर प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ में ही इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी, और जो भी काम करने के दौरान कठिनाइयां आती हैं उनके लिए ये अधिनियम जो है वो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो कैबिनेट ने प्रवासी श्रमिकों को सूखे राशन के रूप में राहत प्रदान करने के लिए असम प्रवासी श्रमिक खाद्य सुरक्षा योजना की को भी मंजूरी दे दी है। यहां पर एक प्रावधान और है कि जो भी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहां पर डिप्टी कमिश्नर को यह अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी यदि लैंड ट्रांसफर होती है तो बिना सरकार की अनुमति के ही वो क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी ये दे सकते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हिमंता विश्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। यहां पर लोकसभा सीट्स हैं 14, राज्यसभा सीट्स हैं 7 और असेंबली सीट है 126। नेक्स्ट देखिए, आदित्य नारायण। आदित्य नारायण को रिसेंटली डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, और वो उपाधि कौन सी है? नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज। कई बार आप लोगों ने इंडियन आइडल के अंदर, सारेगामापा ऐसे सीरियल्स के अंदर इनको आप लोगों ने होस्ट करते हुए देखा होगा। तो एंकरिंग ये करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इनकी कला जो है बोलने की वो बड़ी जबरदस्त है, और मेरे से तो बेहतरी ही होगी। चलिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कई इन्होंने एपिसोड जो हैं वो यहां पर होस्ट किए हैं। सारेगामापा है, इसके साथ में ही इन्होंने इंडियन आइडल जो है रियलिटी शो, सिंगिंग शो है, इसको भी इन्होंने होस्ट किया है। खतरों के खिलाड़ी, तो कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनके द्वारा होस्ट किए गए हैं। मैंने इनके बारे में पहले ही बताया है। अगले क्वेश्चन देखिए, तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा को कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है मदर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जानेंगे क्यों कहा जाता है और क्या इनको पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। इनको कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। इनको लगभग 3000 या हम लोग कहें 30,000, 3000 नहीं 30,000 जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जानकारी है, और भारत सरकार के द्वारा इनको एक गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड करवाई गई थी, और इसीलिए अब तक इनकी पेंशन भी आती है। तो सोशल वर्क के अंदर कर्नाटका की रहने वाली है, इनको रिसेंटली पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 30,000 प्लांट जो हैं वो इन्होंने लगाए थे, और इसके साथ में ही पर्यावरण के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट जॉब्स के अंदर
रिजर्वेशन दिया गया है और वो रिजर्वेशन 75% है। जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 16 पढ़ते हैं तो वहां पर केवल गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन की बात की जाती है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन दे दिया है प्राइवेट जॉब्स के अंदर। और यहाँ पर युवा जो हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही ऐसा किया गया है। और राज्यपाल सत्यदेव नारायण जो है, इन्होंने इस विधेयक को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब देखिए क्या होगा कि 75% आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद हरियाणा में जो भी नए उद्योग लगेंगे या पहले से स्थापित कंपनियां नई भर्तियां करेंगी, उनमें हरियाणा के युवाओं की 75% नियुक्तियां अनिवार्य होंगी। ठीक है, तो आप लोग सीधा मतलब इसका समझ गए होंगे कि बाहर के यानी कि आउट ऑफ स्टेट के जितने भी लोग हैं उनको कम करके स्थानीय जो लोकलाइट्स यूथ है उनको ज्यादा यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए सितंबर मंथ के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ड्राई राशन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो रिसेंटली उड़ीसा सरकार के द्वारा ड्राई राशन योजना को शुरू किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व के अंदर 15 सितंबर को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को सम्मानित किया गया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन जो ओलंपिक होने वाले हैं उनसे निलंबित कर दिया है? तो नॉर्थ कोरिया को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। किस शिक्षा बोर्ड ने यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। देखिए आगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो है इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है अलीगढ़ के अंदर। किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? विजय गोयल है। ठीक है, चलिए 11 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। रिसेंटली आपको पता है कि देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर जो हैं वो ओनम बैम्बेम देवी बनी हैं। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वो है श्रीनगर, और श्रीनगर भारत का पहला शहर बन चुका है। भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं रिसेंटली कौन? मित्राब गुहा, कलकत्ता से इनका संबंध है। कहां की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है? तो वह है दिल्ली गवर्नमेंट। नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी, ये जो बुक है इसको लिखा गया है प्रदीप मैगजीन के द्वारा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को किस राज्य में कोकॉन 2021 का उद्घाटन करेंगे? तो केरल के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में पहला स्थान जो है वो किसका है? तमिलनाडु राज्य का है। रिसेंटली तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है 2020 से सम्मानित किया गया है प्रियंका मोहिते को। टोटल 7 व्यक्ति जो हैं वो इसके अंदर सम्मानित किए गए हैं। अर्गिनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां 9 वर्षीय शेरनी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है? तो ये कहां पर स्थित है? आप लोगों के कमेंट मैंने देखे थे, सभी ने अच्छे आंसर किए हैं। तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए आज आप लोगों को आंसर देना होगा कि रिसेंटली आपको पता है कि दरबार मूव की जो ट्रेडिशनल एक परंपरा है उसको समाप्त कर दिया गया है। ये किस राज्य की परंपरा थी और ये कब से चली हुई आ रही थी? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। सेशन को लाइक करना आप लोगों को नहीं भूलना है। दीपक इंदौरा 021 ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, यहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और क्विज आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करना मस्ट की कैटेगरी में है, अटेम्प्ट जरूर किया करो। चलिए, स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।